हेलो हेलो एवरीवन। तो आज अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। माई सेल्फ MNR केमिस्ट्री जेई फैकल्टी मैट्रिक्स जी एकेडमी सिक्कर। तो देखो ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास के जो भी बच्चे अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जो भी मैट्रिक्स के चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कंटेंट अवेलेबल हो रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन बात करेंगे। देखो ये चैप्टर की यदि बात करें तो काफ़ी सिमिलर है केमिकल इक्विलिब्रियम से, लेकिन उससे काफ़ी अलग भी है। क्या क्या अलग है चीज़ें, इसके अंदर क्या क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो सिर्फ बेसिक रहेगा कि इस चैप्टर के अंदर अपन को बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसका ध्यान रखना चाहिए उसका ध्यान रखोगे, बेसिक्स आपका क्लियर होगा तो आप आगे जो भी क्वेश्चंस होगा आप चैप्टर को जैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे तो जो भी आपके प्रॉब्लम आ रही होगी बेसिक से रिलेटेड वो नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आपका बेसिक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना चाहिए। तो उसी की बात करते हैं। देखो इस चैप्टर की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स, दिस चैप्टर डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में बात करता है? रेट ऑफ रिएक्शन। कि कोई रिएक्शन हो रही है तो उसकी रेट क्या है, उसके होने की रेट क्या है, वो कब कंप्लीट होती है, क्या वो कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही है, और हो रही है तो कितना टाइम ले रही है या फिर बहुत फास्ट हो रही है। तो दिस चैप्टर इज डील विद रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी यदि मैं बात करूं तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि वो जो रेट है जिससे रिएक्शन हो रही है, आपकी रिएक्शन जिस प्रोसेस से हो रही है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। एंड द मैकेनिज्म दैट रिएक्शन फॉलोड, उसके बारे में भी बात करेंगे कि यदि कोई रिएक्शन हो रही है तो किस रेट से हो रही है, क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं और उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो इन सारी बातों की ये जो चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें, इस तीनों चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें तो वही जो मैंने बताया कि तीन चीजें हैं जिनके बारे में अपन फोकस करेंगे। वो तीन चीजें कौन सी है उसी के बारे में बात करेंगे। तो इट्स डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, factors affecting rate of reaction, factors affecting rate of reaction and mechanism of reaction, ये पूरे चैप्टर की यदि डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर एक तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है। उन तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ही पूरे चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल इसके बेस्ड होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इट्स डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की रेट क्या है। जैसे मान लो कि अपन चल रहे हैं, किस रेट से चल रहे हैं, कि जैसे मान लो मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ। ऐसी कोई रिएक्शन यदि हो रही है तो उस रिएक्शन की भी रेट होगी। जैसे मान लेते हैं कि यदि सिंपल एग्जांपल की बात करें कि मान लो ये ए आपका रिएक्टेंट है और ये रिएक्शन हो रही है और इससे बी प्रोडक्ट बन रहा है। अब ए से बी बन रहा है तो इसके बनने की रेट क्या है, तो मान लेते हैं कि इसकी रेट जो बनने की है वो 5 मोलर पर सेकेंड है, कि इसकी मोलरिटी, बी की मोलरिटी मुझे पर सेकेंड 5 मोलर मिल रही है। तो ये इसके बनने की रेट हो गई। तो इस बनने की रेट के बेसिस पे रिएक्शंस के टाइप भी पढ़ते हैं अपन, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ इस रेट के ऊपर कि देयर आर 3 टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, वेरी स्लो, वेरी फास्ट एंड मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यदि टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें यहाँ पर तो देखो ज़्यादा इस पर फोकस करना नहीं है अपन को, इससे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी यदि बात करें टाइप ऑफ रिएक्शन की, तो यदि आप तुम्हें मिलेगा कि 3 टाइप की रिएक्शंस होती है ऑन बेसिस ऑफ रेट, तो ऑन बेसिस ऑफ रेट 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है, जिसके अंदर यदि बात करें तो एक फर्स्ट टाइप है वो कौन सी है, वेरी फास्ट,
बहुत फास्ट होने वाली रिएक्शन। सेकंड की यदि मैं बात करूं तो मान लो आपकी जो रिएक्शन है वो मॉडरेट टाइप की हो, और ये थर्ड बात करें तो वेरी फास्ट। वेरी फास्ट तो ये कौन सी हो जाएगी, वेरी स्लो। ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कंसिडर इन केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट वन इज वेरी फास्ट, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन एंड वेरी स्लो। This chapter is deals with only moderate type of reaction. It means यदि मुझे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन, सपोज मुझे किसी भी रिएक्शन की क्या करनी है, रेट डिटरमाइन करनी है। अब देखो रेट डिटरमाइन करनी है, कोई चीज होते हुए दिखाई दे रही है, जिस चीज का अपन रिजल्ट नोट कर पाए, उसी रिएक्शन की तो अपन रेट बता पाएंगे। अब इसके अंदर 2 टाइप लिखे हुए, वेरी स्लो, द रिएक्शन विच टेक मैनी डेज, और मान लो कि लाखों ईयर्स, जिसको कंप्लीट होने के लिए बहुत दिन लग जाए, लाखों ईयर्स लग जाए, तो क्या आप उसकी रेट बता सकते हो? तो आप ये कहोगे कि वो रिएक्शन हो ही नहीं रही है। ठीक है, एक इसके अंदर टाइप लिखा हुआ वेरी फास्ट। अब वेरी फास्ट के आपने कोई रिएक्टेंट लिया, उसको किसी कंटेनर में डाला और उसका प्रोडक्ट बन गया, आप देख भी नहीं पाए, आपने बस सिर्फ ये देखा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आप क्या बताओगे उसकी रेट? तो आप ये कहोगे कि इसकी रेट इनफाइनाइट है, ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसकी रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यही चीज मैं बता रहा था कि इस चैप्टर के अंदर यदि आपको किसी रिएक्शन का डिटेल डिस्कशन करना है, उसके ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि इससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिल सकते हैं, जिसकी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं, जिसको मैं नोट कर सकता हूं, जिनके मैं रिजल्ट बना सकता हूं, तो वो एक ही टाइप की रिएक्शन है। वो कौन सी है? मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग the chemical kinetics chapters deals only with the moderate type of reaction. So on the basis of rate, 3 type of reaction, very fast, very slow, moderate type of reaction. तो अपन मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे, जिसको कंप्लीट होने में मान लो कि जैसे 10 मिनट लगा, 15 मिनट लगा, तो अपन ने देखा 10-15 मिनट में हो गई, तो उसका अपन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर अब इनके वेरी फास्ट, बहुत जल्दी रिएक्शन होने, इनके टाइप वगैरह रिएक्शंस, पर्टिकुलर रिएक्शंस होती है, जिसको अपन को जेई के पर्पज से या नीट के पर्पज से उस पर फोकस नहीं करना है। अपन को फोकस ये करना है कि इस चैप्टर के अंदर बेसिक टर्म्स क्या क्या है। तो अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो अपना है, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, इस इम्पोर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजी जो इसके रिगार्डिंग है उसकी बात करते हैं। क्या क्या टर्म्स है जिनका ध्यान रखना चाहिए, जो बेसिक है इस चैप्टर का, उसकी बात कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट टर्म्स में यदि बात करें तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक ए रिएक्टेंट है, उस ए रिएक्टेंट से मेरे को बी प्रोडक्ट मिल रहा है, ये मेरा रिएक्टेंट है, वो बी है। ठीक है, यदि स्टार्टिंग में मैंने इसको लिया, ये रिएक्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। यदि ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस ए से, तो ए कुछ टाइम बाद में क्या होगा, डिसअपीयर होगा, यहाँ से कुछ ए कम होगा। यदि बी बन रहा है तो किससे बन रहा है? ए से बन रहा है। इसका मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन कुछ समय बाद या कुछ टाइम इंटरवल के बाद ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब डिसअपीयर हो रही है। सेम टाइम, उतने ही टाइम में बी क्या है, बन रहा है। जो इनिशियल 0 था, किस टाइम बाद में ये बनेगा। इसका मतलब ये अपीयर हो रहा है। इस रिएक्शन के अंदर ए डिसअपीयर हो रहा है, बी अपीयर हो रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग अपन बात करें तो मैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म की बात करता हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जिसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आरओडी बोलते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आरओडी। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करें तो जो मैंने बताया तुम्हें कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ ये जो टर्म है डिसअपीयरेंस, ये किसके लिए यूज होगा? रिएक्टेंट के लिए। क्योंकि बी यदि आपका प्रोडक्ट है तो बी हमेशा बनेगा, मतलब अपीयर होगा। डिसअपीयर कौन हो रहा है? ए। तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि दिस टर्म इज यूज ओनली, दिस टर्म इज
यूज फॉर ओनली रिएक्टेंट। ठीक है, ये अपनी रिएक्शन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना। अब इस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के अंदर भी यदि बात करें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के अंदर भी यदि बात करें तो मैं यहाँ पर दो टाइप की बात करूंगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के अंदर दो तरह का डिसअपीयरेंस हो सकता है। पहले बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और दूसरा यदि बात करें फैक्टर इसके अंदर, तो दूसरा क्या हो सकता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, ये दो टाइप होगा। एवरेज निकाल सकते हैं, मान लो ये ए डिसअपीयर हो रहा है लेकिन इसमें 2-3 दिन लग रहा है और कभी फास्ट हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, कभी फास्ट हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है। तो यदि मैं इसको किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे निकालूं कि रिएक्शन स्टार्ट हुई और 15 मिनट बाद यदि मैं उसका क्या निकालूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालूंगा, तो उस पर्टिकुलर मेजरेबल टाइम इंटरवल के अंदर उस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अब ये हो गई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच। यदि कोई आपको ये बोल दे कि कोई रिएक्शन हो रही है, बताओ 5 मिनट के ऊपर फिक्स 5 मिनट के ऊपर उस रिएक्शन की रेट क्या है, तो उस 5 मिनट के ऊपर उस पर्टिकुलर टाइम टी के ऊपर उस रिएक्शन की जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस जो भी होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्लियर? तो वाई आई डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू टाइप्स। यदि तुम्हें पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में पूछा जाए, इसका मतलब आप उसका एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालोगे। और यदि किसी पर्टिकुलर टाइम टी के ऊपर पूछा जाए, तो इसकी बात करें तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, पर्टिकुलर टाइम टी। और यदि इसकी बात करें कि एवरेज कब निकालना है, तो ये पर्टिकुलर ये टाइम इंटरवल के लिए निकालना है, टाइम इंटरवल। क्लियर? तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्लियरली तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्यों अपन ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्यों अलग अलग होगा, तो किसी टाइम पे रेट निकालना और किसी टाइम इंटरवल के बीच में टाइम जो रेट और निकालना वो अलग अलग चीज़ है, अलग अलग तरीके से निकलेगी। अब इसकी बात करते हैं कि ये निकलेगा कैसे। तो मान लो मैं ऐसे लिखूं कि एवरेज, अब मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को ROD लिखूंगा। रिएक्शन मेरे पास कौन सी, वही रिएक्शन है। तो एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर। अब तुम्हें पता है कि जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है उसमें जो चेंज होगा वो जो चेंज है वो मेजरेबल होगा और बिगर चेंज होगा, तो इसके लिए साइन क्या आएगा, डेल। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयर हो कौन रहा है, ए हो रहा है या बी हो रहा है, ए हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखूंगा, चेंज किसमें, ए में, किसी पर्टिकुलर टाइम। अब टाइम भी मेजरेबल है और स्मॉलर नहीं है, बिगर टाइम इंटरवल है, इसका मतलब वो भी क्या आएगा, डेल टी। माइनस साइन क्यों आया, मैंने रेट को माइनस क्यों लिखा, इसमें भी जिक्र करते हैं। यदि मैं यहाँ पर लिखूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ स्मॉल चेंज ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम इंटरवल या पर्टिकुलर टाइम टी। दैट्स व्हाई आई रिटर्न हियर dt। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ ये माइनस साइन क्यों आया। तो अपन इस माइनस साइन के लिए मान लो यही सेम एग्जांपल है, ये जो माइनस साइन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में वो क्यों आया, तो मान लो ये आपका क्या है a और इससे क्या बन रहा है b। t इक्वल टू 0 पर जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी तो मान लो इसकी मोलरिटी 0.5 मोलर थी। ठीक है, जब t इक्वल टू मान लो इसमें 1 मिनट हो गई या फिर 60 सेकेंड हो गई, किसी पर्टिकुलर टाइम t तक, इस 0 से t के बीच में इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.4 मोलर। मुझे a का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालनी है, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है, तो वो आएगा क्या, चेंज कितना 0.4 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय
मान लो ये t 60 सेकेंड है, 1 मिनट 60 सेकेंड, तो ये मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 60 सेकेंड, और ये मोलरिटी में दे रखा है तो ये मोलरिटी आ गया, तो मोलरिटी पर सेकेंड, ठीक है, ये इसकी यूनिट आ गई, ध्यान रखना यूनिट भी। तो यहाँ पर जो चेंज आया वो चेंज क्या है, माइनस का 0.1 डिवाइड बाई 60। अब आपने क्या लिखा, एवरेज रेट को, एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस रेट हो, आपने रेट को क्या लिख दिया नेगेटिव। क्या किसी भी चीज की रेट नेगेटिव हो सकती है? नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए वहां पर साइन क्या लिया माइनस, इसलिए यहां पर साइन क्या लगेगा आगे माइनस। तो रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए अपन को साइन क्या लेना पड़ता है, नेगेटिव लेना पड़ता है। और ये जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ डिसअपीयरेंस में लेना आपको, अपीयरेंस के अंदर आपको साइन है वो आपको क्या नहीं लेना, नेगेटिव क्यों नहीं लेना, क्योंकि अपीयरेंस मतलब बन रहा है, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगी इनिशियल से, तो जो ओवरऑल चेंज आप निकालोगे वो चेंज आपका ओवरऑल हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। क्लियर? तो एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस की यदि बात करें तो उसके आगे माइनस साइन क्यों लगता है, उसका आपने ये जो माइनस साइन क्यों आया, इसका आप अच्छे से लॉजिक समझ के होंगे कि क्यों आ रहा है, क्योंकि रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। रेट 0 पॉइंट समथिंग हो सकती है, लेकिन रेट ऐसे नहीं हो सकती कि माइनस का 0 पॉइंट समथिंग, माइनस का 1, ऐसे नहीं। इसका मतलब तो हो ही नहीं रहा है कुछ, माइनस का मतलब हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ये माइनस साइन समझ के। अब दोनों के अंदर यदि ग्राफ से समझे, अब यदि मैं बात करूं कि एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसको यदि ग्राफ से समझा जाए तो मान लेते हैं कि अपन थोड़ा एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और वो जो ग्राफ है आपका, वो ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसके बीच में भी वही सेम ग्राफ, दोनों का ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया मान लो, ठीक है। अब यहां से ग्राफ बनाया, ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, ए की, किसी टाइम टी के ऊपर ये कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ इस टाइप से आएगा। ये जो आपकी ग्राफ है ये भी किसकी है, ए की कॉन्सेंट्रेशन की है, किसी टाइम टी पर ऐसे चेंज हो रही है, ठीक है। मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो दो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज निकालना पड़ेगा जो मेजरेबल चेंज हो। तो ये आपका टाइम t1 हो गया मान लो, और ये टाइम आपका हो गया t2। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान लिया t1 की रिगार्डिंग कि ये ए की कॉन्सेंट्रेशन है, और ए की कॉन्सेंट्रेशन किस पे, टाइम t पे, t1 पे। और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए की कॉन्सेंट्रेशन है किस टाइम के ऊपर, t2 के ऊपर, ठीक है। ये जो चेंज आएगा ये ही चेंज आपको क्या बताएगा, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताएगा उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t1 से t2 के बीच में, ठीक है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो मैं इसकी लिखूंगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, वो क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। बताओ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए की कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t2 माइनस ए की कॉन्सेंट्रेशन टाइम t1 पे, डिवाइड बाय t2 माइनस t1। क्लियर? अब देखो ए t1 पे के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके आगे माइनस लगाया तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसलिए यहाँ पर साइन क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ये होगा, ये एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हो गया, ठीक है। सेम चीज किसी पर्टिकुलर, अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसकी रेट क्या है। इसका मतलब अब इंटरवल नहीं है, अब मुझे इस ग्राफ की इस पॉइंट के ऊपर यदि मैंने स्लोप निकाल दी, यहाँ पर मैंने स्लोप निकाल दी, वो स्लोप ही आपकी क्या हो जाएगी, वो स्लोप, उस स्लोप का नेगेटिव ही आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, जिसको अपन लिखते हैं माइनस डी ए बाई डी टी। ये आपकी कौन सी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो ये आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालने का मतलब है कि यदि आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उस पर्टिकुलर किसी टाइम t1 के ऊपर आप क्या निकाल दो, उसकी स्लोप निकाल दो ग्राफ की, वही आपको क्या दे देगा, वही आपको उस
कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ होगा, कॉन्सेंट्रेशन और जो टाइम का ग्राफ होगा, उसमें डिसअपियरेंस यदि पूछा है तो रिएक्टेंट की डिसअपियर होने की रेट को बताएगा किसी पर्टिकुलर टाइम टी के ऊपर। क्लियर? तो ये बात थी रेट के बारे में, डिसअपियरेंस के बारे में। और ये जो डिसअपियरेंस है, ये वर्ड यूज होता है ओनली फॉर रिएक्टेंट। क्लियर? अब यदि यूनिट की बात करें, यहां पर यूनिट की भी बात कर लेते हैं। सेम यूनिट का भी ध्यान रखना है तुम्हें कि इस डिसअपियरेंस हो चाहे अपीयरेंस हो, यूनिट क्या होगी? ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, नीचे टाइम लिखा हुआ है। तो मैं सीधा लिख सकता हूं यहां पर कि इसकी यूनिट की बात करें तो मोलरिटी पर टाइम। ठीक है। दूसरा यदि इसमें ऐसे भी लिखा जा सकता है, मोलरिटी को आप क्या लिखते हो? मोल पर लीटर, और टाइम को टाइम। अब टाइम आपका ओवर्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है। सेम रेट जो यूनिट है इसकी होगी। ठीक है। तो इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की रेट क्या है, दोनों की जो रेट की यूनिट है वो सेम है, लेकिन दोनों के निकालने का तरीका है वो क्या है? अलग अलग है। नेक्स्ट यदि बात करें अपन सेम रिएक्शन के लिए, तो आपकी रिएक्शन होगी, मान लो वही सेम रिएक्शन है, उसी की बात करते हैं कि ए से क्या बन रहा है? बी बन रहा है। अब मुझे बी के बनने की रेट भी निकालनी है कि व्हाट इज द रेट ऑफ बी। तो बी क्या है? बन रहा है, मतलब अपीयर हो रहा है। तो अब बी के लिए मैं यूज करूंगा, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो अब यदि बात करें सेकंड जो पॉइंट है वो कौन सी रेट होगी? रेट ऑफ अपीयरेंस। इसके लिए भी सेम वही, दिस टर्म इज यूजफुल, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर प्रोडक्ट। दिस टर्म इज यूज फॉर प्रोडक्ट ओनली। ठीक है। इसके अंदर यदि बात करें तो ये अपनी रिएक्शन है, वापस वही बात करेंगे। एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस हो सकती है, या फिर आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस हो सकती है। तो यहां पर यदि बात करें टाइप ऑफ ए की बात करें तो यहां पर होगी रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस। और यहां टाइप बी की बात करें तो ये क्या होगी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस। क्लियर? अब देखो इसकी बात करें तो सेम वही, ए से बी बन रहा है। तो यदि मुझे एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी लिखना है, तो वो बी क्या होगा? अब बी बन रहा है तो अब वो चेंज होगा, वो चेंज तो होगा बिगर चेंज, तो डेल बी बाई डेल टी। यहाँ पर साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब नेगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि अब जो बन रहा है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ ही रही है, तो चेंज आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यदि यहां पर मैं बात करूं तो ये क्या होगी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ आर ओ ए। इसको अपन क्या लिखेंगे? आर ओ ए ऑफ बी, और वो बी क्या होगा? चेंज, और वो पॉजिटिव, डेल बी बाई डेल टी। ठीक है। यदि यूनिट की बात करें तो सेम यूनिट भी, अभी भी यूनिट क्या रहेगी? ऊपर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, नीचे क्या है? टाइम। तो मोलरिटी पर टाइम। इधर यूनिट की बात करें तो यूनिट अभी भी यहां पर भी क्या होगी? मोलरिटी पर टाइम। अब आपका टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। सेम उसी तरीके से, ए क्या हो रहा था? ए यहाँ डिसअपियर हो रहा है, बी बन रहा है। इसका मतलब बी की जो रेट है बनने की, वो टाइम के साथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जो प्रीवियस ग्राफ था वो डिक्रीजिंग ग्राफ था। डिक्रीजिंग इसलिए था क्योंकि ए की कॉन्सेंट्रेशन, मान लो यहाँ पर ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नोट थी, तो किसी टाइम पे क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि ये क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है। तो सेम यहाँ पर भी अपन इन दोनों के लिए भी क्या होगा? ग्राफ से दोनों के लिए क्या कर सकते हैं?
दोनों को ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यदि ग्राफ बनाया जाए तो बी की कॉन्सेंट्रेशन t इक्वल टू 0 पर जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे बी के कॉन्सेंट्रेशन 0 थी, एक टाइम बाद ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ किसका है, बी का, किसी टाइम पे t पर। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने दो टाइम इंटरवल ले लिया, ये टाइम इंटरवल t1 है और ये आपका टाइम इंटरवल कौन सा हो गया, t2। इस t1 के रिगार्डिंग ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बी की t1 होगी और इस t2 के रिगार्डिंग जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, t2। ठीक है, यदि मुझे एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी लिखना है तो वो क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी किस टाइम पे, t2 टाइम पे, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम t1 डिवाइड बाय t2 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर तुम्हें क्या निकालनी है, रेट निकालनी है, जो उस रेट को आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस। ग्राफ आपका बना हुआ है कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t इक्वल टू 0 पर वही कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 0, तो ये t के साथ कॉन्सेंट्रेशन टाइम का ग्राफ बन गया। अब मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मुझे रेट निकालनी है। इसका मतलब पर्टिकुलर टाइम पे रेट निकालने का मतलब है कि आप यही निकालोगे और ये क्या होगी, इसकी स्लोप हो गई, इसके ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बीटी की कॉन्सेंट्रेशन है। तो यदि मैं यहाँ पर लिखूँ कि किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो रेट हो जाती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, जो क्या हो जाएगी, dB बाई dt, और dB बाई dt मतलब स्लोप। अब पॉजिटिव साइन इसलिए ले आया क्योंकि ऑलरेडी रेट क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेसिक टर्म्स है इसके अंदर जो यूज होते हैं वो यहाँ। अब देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ अपन ने समझ लिए। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जिसको क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। जो पहला क्वेश्चन बनता है अब वाले इस सब टॉपिक के अंदर बनेगा, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन कि यदि मान लो आपको कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शन के आपको रेट के अंदर रिलेशन लिखना है। ए के रेट की रिलेशन, जैसे मान लो किसी रिएक्शन के अंदर इन जनरल रिएक्शन जो आप यूज करते हैं वही ले लेते हैं कि एग्जांपल आपको एक रिएक्शन दे रखी है ए बी बी और इस बी बी से आपका सी सी बन गया प्लस डी डी, ये एक रिएक्शन है। ए के डिसअपियर होने की रेट दे रखी है और सी के अपियर होने की रेट पूछ लिया जाए तो फिर आप क्या करोगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बीच में रिलेशन लिख रहा हूँ, वो रिलेशन आपके काम आएगा। इसके रिगार्डिंग जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट, तो उसकी बात करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, फिर इसके अंदर अपन क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। अब वही बात एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पहले में ही लिख दो, अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, एक एवरेज होगी एक इंस्टेंटेनियस होगी। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रिलेशन होगा वो इस टाइप से लिखा जाता है, -1/a, और एवरेज लिख रहे हो, एवरेज लिख रहे हो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, साइन डेल्टा आएगा। तो डेल a बाई डेल टी इक्वल टू -1/b डेल b बाई डेल टी इक्वल टू प्लस का साइन रहेगा और 1/c डेल c बाई डेल टी इक्वल टू प्लस का 1/d डेल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया आपके पास रिलेशन कि आपको रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कोई भी किसी भी एक रिएक्टेंट का गिवन और दूसरे का फाइंड आउट करना, तो उसके लिए रिलेशन होता है। ये एवरेज मैंने अभी एवरेज लिखा है कि यदि मान लो आपको एवरेज दे रखा है और एवरेज पूछा जाएगा, इंस्टेंटेनियस दे रखा है तो आपका इंस्टेंटेनियस दिया हुआ रहेगा और उससे किसी एक का दिया हुआ रहेगा, दूसरे को आपको फाइंड आउट करना होगा या फिर आपसे पर्टिकुलर ऐसे ही रिलेशन पूछा जाएगा। अब यदि इसकी बात करें तो देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन,
पूरी रिएक्शन के लिए आपको रिलेशन दे रखा है। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो चीज लिखी हुई है माइनस के साथ इंक्लूडिंग दिस, ये क्या है? यदि मैं इसकी बात करूं तो ये आपका लिखा हुआ है, थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं। ये लिखा हुआ था आपका डेल। अब देखो ये वाली चीज इंक्लूडिंग माइनस साइन, ये क्या लिखा हुआ है? क्या ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखा हुआ है क्या? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये क्या है? एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और नीचे साइन, नीचे क्या है? ए। व्हाट इज द ए? ए इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए रिएक्टेंट। यहां पर जो स्मॉल ए बी सी डी लिखा हुआ है, ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इट मींस यदि रेट ऑफ रिएक्शंस के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, यदि इस रिएक्शन के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब किसी भी रिएक्शन का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस की जो रेट होती है वो डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। यदि आपसे स्टेटमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या रिएक्शन का जो अपीयरेंस डिसअपीयरेंस या रेट स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है, तो बिल्कुल डिपेंड करता है। यहाँ क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखोगे एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, और नीचे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, जो क्या है बी। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी विद डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और आगे क्या लिखा हुआ है? एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयर, यहाँ पर देखो अपीयरेंस आएगा, ठीक है, ऑफ डी डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी। ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया। इस रिलेशन के थ्रू आपसे जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इस पे ये जो लिखा हुआ है इस पे भी जेईई मेंस में कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस की बात करें कि इंस्टेंटेनियस सेम रिएक्शन, इसी रिएक्शन के लिए ए से ए प्लस बी से बी बी, और इसे जो बन रहा है सी सी प्लस डी डी, ये बन गया। यदि मुझे इस रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस दे रखा है, तो मैं इस रिएक्शन के लिए क्या लिखूंगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यदि मुझे लिखना है तो वो क्या होगा? माइनस ऑफ 1/a, इंस्टेंटेनियस मतलब चेंज, चेंज मतलब स्लोप, dA by dt इक्वल टू माइनस ऑफ 1/b dB by dt। ये क्या हो जाएगा? प्लस 1/c चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट पर्टिकुलर टाइम t, 1/d dd by dt, ये होगा। अब आप गौर से इसको देखो तो क्या ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखा हुआ है क्या? तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस मुझे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा? उसका रिलेशन ये लिखा हुआ है, प्रॉपर एकदम सही है। लेकिन यदि इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज इसको लिखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए, और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी, और यहाँ पर लिखा हुआ आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी। ठीक है, ये रिलेशन है। ये दोनों मैंने एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बीच में आपको क्या बता दिया है? रिलेशन। इस रिलेशन के थ्रू आप कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो आप उसका क्या दे सकते हो? आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जिसके रिगार्डिंग, जिसके ऊपर आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस का टाइप क्या होगा। सर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो आपसे सिंपल पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है और आपके 12th बोर्ड के अंदर भी ये पूछ लिया जाता है। राइट एक्सप्रेशन, बिल्कुल सिंपल लेके चल रहा हूं मैं, स्ट्रेस टू एडवांस। राइट एक्सप्रेशन फॉर instantaneous rate of reaction for following reaction। ये आपकी रिएक्शन, मान लो आपको रिएक्शन इस टाइप से दे दे कि N2 जो गैसियस फेज में है वो 3H2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, आपको ऑप्शन के अंदर दे रखा है, इसकी इंस्टेंटेनियस आपको ये क्या करना है। मान लो आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया, वैसे ऑप्शन के अंदर होगा थ्योरेटिकल। यदि मैं इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो बताओ क्या होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा -d N2/dt और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N2 का कितना है 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/1। ये इक्वल होगा किसके, -1/3 dH2/dt। अरे यस कि नो, बन कितने रहे, 2 मॉलिक्यूल बन रहे, इसका मतलब 1/2 d अमोनिया DNH3/dt। यदि ये लिखा रहे इसका मतलब ये सही है। इसमें सेम यदि बात करें तुम्हें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो वो कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल का साइन आ जाएगा, डेल का, सेम इसी तरीके से रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, मान लो आपको ऑप्शन में ऐसा दिया रहे कि -d N2/dt इक्वल टू, रिलेशन पूछ लिया जाएगा ये रिलेशन सही है या नहीं, 1/1 DNH3/dt। तो ये सही है गलत है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा 2, तो ये रिलेशन ऑप्शन में दिया हो तो गलत है। मान लो अलग ऑप्शन, एक दूसरा ऑप्शन ऐसे दे दिया जाए कि dN2, क्योंकि इसके बाद तो मैथमेटिक्स है, कैसे भी वो चेंज कर सकता है, -1/2 DNH3/dt। तो इधर का माइनस को इसने क्या कर दिया, उधर मल्टीप्लाई, तो ये सही है, इसका मतलब ये भी क्या सही है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यदि मैं इसका थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन लिखवाऊं तो ये गलत है, लेकिन मैथमेटिक्स, मान लो ये रेट दे रखी है और ये रेट फाइंड आउट करनी है, या फिर ये रेट दे रखी है ये फाइंड आउट करनी है, तो तुम्हें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, तो ये सही है क्या, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस टाइप से रिलेशन पूछ लिए जाते हैं। अब मान लो कि दूसरा आपसे दूसरी रिएक्शन इस टाइप से दे दी जाए, एक रिएक्शन आपको इसलिए इस प्रकार की दे दी जाए कि N2O5 नाइट्रोजन का ऑक्साइड दे रखा है, पेंटा ऑक्साइड, और इससे पता है कि N2O5 का डिसोसिएशन होगा तो ट्वाइस ऑफ NO2 गैस मिलेगी, प्लस यहाँ इसके साथ आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, रिएक्शन देखो कंप्लीट है, बैलेंस भी है, तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, उसका स्टोइकियोमेट्रिक जो दे रखा है सब कुछ बैलेंस है। अब यदि मुझे इसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा कि -d N2O5/dt इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1/2 dNO2/dt, और प्लस का 1/2 नीचे लिखोगे तो ऊपर कितना चला जाएगा 2, तो dO2/dt। ये रिलेशन एकदम करेक्ट है, तो इस टाइप से लिखा जाता है। यदि आप इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यदि लिखोगे तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस का डेल N2O5 डिवाइड बाई डेल टी इक्वल टू 1/2 डेल NO2/डेल टी, और ये क्या हो जाएगा 2 डेल O2/डेल टी। यस कि नो, ये सही है। तो इस टाइप से अपन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है कि इसकी रेट दे दे, इसके बारे में रेट पूछ लिया जाए। यही सेम क्वेश्चन है कि आपको ये दे दिया जाए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 दे दिया जाए 2 × 10⁻³ तो बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 कितना होगा। ये रिलेशन आपको पता होगा,
ये रिलेशन पता होगा तो एक की वैल्यू पुट कर दो, दूसरे की वैल्यू अपने आप आपको क्या होगी, मिल जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? तो ये बात, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन से आपका ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन सा एक्सप्रेशन सही नहीं है, उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए, उसका जिक्र कर लिया जाए, तो वो उसके तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, मान लो क्वेश्चन इस टाइप का हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग expressions cannot be used to describe instantaneous rate of reaction। और आपको जो रिएक्शन है वो दे रखी है, फॉलोइंग रिएक्शन आपको ये दे रखी है कि 2a प्लस बी, इसकी रिएक्शन करके क्या बन जाता है, a टू बी। अब मान लो आपसे ऑप्शन के अंदर ये दे दिया जाए कि आपको रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन के रिगार्डिंग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, और जो आपको टर्म्स दे रखा है कौन सा एक्सप्रेशन सही है कि नहीं है, तो आपको ऐसे दे दिया जाए कि 1/2 माइनस का dA बाई dt, 1/2 माइनस dA बाई dt, ये एक्सप्रेशन यदि लिखा हो रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखना है, तो ये एक्सप्रेशन ए के अंदर लिखा हुआ है, तो क्या ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रहा है? बिल्कुल शो कर रहा है। बी ऑप्शन आपको इस प्रकार दे दिया जाए, बी ऑप्शन आपका इस प्रकार है कि -1/2 dA बाई dt इंटू dB बाई dt। तो ये तो नया ही एक्सप्रेशन आ गया जो अपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं करा। कंप्लीटली क्या, बिल्कुल रॉन्ग है कि ये डिस्क्राइब नहीं करता आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। ऑप्शन सी आपको इस प्रकार का दे दिया जाए कि -dA बाई dt, क्या ये -dA बाई dt आपकी रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये आपका ऑप्शन सी दे दीजिए। ऑप्शन डी आपको इस प्रकार से दे दिया जाए 1/2 डी A2B बाई dt, क्या ये सही है? क्या ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को शो करता है? तो ये भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को शो नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BCD। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब इसके अंदर देखो, मैंने न्यूमेरिकल अभी तक नहीं, तुम्हें न्यूमेरिकल लेके तुम्हें नहीं बताया कि इसका न्यूमेरिकल किस टाइप का होगा, लेकिन मान लो न्यूमेरिकल के बारे में ऐसे एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। मान लो कि ये आपको एग्जांपल दे दिया कि ये रिएक्शन हो रही है A प्लस बी, और A प्लस बी से आपका 3C बन रहा है। आपको ये दे दिया जाए क्वेश्चन के अंदर, गिवन आपको ये दे दिया जाए कि गिवन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए आपको दे रखा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दे रखा है 3 × 10⁻², और ये आपका दे रखा है मोलैरिटी पर सेकेंड, यूनिट भी दे रखी है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इन सेम यूनिट, सेम यूनिट या फिर ऐसे बोल सकता है मोलैरिटी पर सेकेंड के अंदर फाइंड आउट करो। और जो आपको रेट ऑफ, ये सारी जो दे रखी है रेट ऑफ रिएक्शन, ये कौन सी दे रखी है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे ही तो लिखोगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो किसके बराबर होगी, माइनस का 1/dA बाई dt इक्वल टू माइनस का dB बाई dt इक्वल टू 1/3 dC बाई dt, ये लिखोगे। क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी पूछा गया है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दे रखा है। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, -dA बाई dt की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3 × 10⁻²।
और ये मोलरिटी पर सेकेंड। इसका मतलब ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या होगी, डी सी बाई डी टी। तो यहाँ पर रख दो ये वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू 1/3 इंटू डी सी बाई डी टी। अब ये आपको क्या है फाइंड आउट करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 इंटू 3 9 इंटू 10 की पावर -2 मोलरिटी पर सेकेंड, ये आ जाएगा आपका डी सी बाई डी टी। यस कि नो। तो इस टाइप का क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। आप सिंपली क्या करो, एक्सप्रेशन के अंदर पुट करो जिसके बारे में वैल्यू। अब देखो यहाँ पर नया क्या हो सकता है कि ये आपको रेट ऑफ अपीयरेंस देके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी पूछा जा सकता था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी देके क्या पूछ लिया जाता, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये सिंपल बेसिक टर्म्स है जिसकी अपन यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ये केमिकल काइनेटिक्स का, उसके अंदर अपन रेट की बात करते हैं कि रेट को, जो रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो आपकी रेट को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, आपकी रेट को बढ़ा सकता है, उसकी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट काफ़ी वो थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है उसका। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रेट लॉस, इंटीग्रेटेड रेट लॉस, डिफरेंशियल रेट लॉस जो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर रिएक्शंस के लिए लिखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट रहिएगा, बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी आएगा इस पर। थैंक यू वेरी मच।